नमस्कार, सियासी संवाद देख रहे हैं आप। मैं हूं वैशाली माहेश्वरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश यादव हैं और हम दोनों एक बार फिर हाजिर हो गए हैं दिल्ली की सबसे बड़ी खबर पर विश्लेषण के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। जी हाँ, एमसीडी की 12 वार्डों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जता रही है। लेकिन आज सियासी संवाद में हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए इन 12 सीटों पर होने वाला उपचुनाव कितना अहम है, क्योंकि साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज के कंधे पर दी और सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है, तो उनके लिए भी अग्नि परीक्षा है कि आखिरकार वो किस तरह से रणनीति बनाते हैं कि चुनाव आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और आम आदमी पार्टी चूंकि 2027 में निगम चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं? तो सबसे पहले तो दिनेश, हम इसी पे बात करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव इतना अहम क्यों है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव तो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के फेस हैं अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली की सियासत से गायब हो गए। जब लोग ये देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष में जो है किस तरीके की भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर जो सियासत करते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए होती है। कोई ट्वीट वो कर देते हैं और बयान तो शायद बहुत लंबा अरसा हो गया कि उन्होंने दिया हो। दिल्ली की जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जी। तो ये जो बाई इलेक्शन हैं ये अरविंद केजरीवाल की वापसी का भी एक रास्ता है दिल्ली की सियासत में, क्योंकि हार के बाद जो है वो एक तरीके से हताश और निराश आम आदमी पार्टी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत में ज़्यादा एक्टिव हो गए और सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दे दी दिल्ली की। तो आम आदमी पार्टी जो ये कह भी रही थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें उनकी हार नहीं हुई, उन्हें हराया गया। वोट चोरी का जो नैरेटिव राहुल गांधी ने खड़ा किया और फिर उस नैरेटिव को जो बिल्ड किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 सीटों के जो बाई इलेक्शन हैं अब ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी दिल्ली में क्या अभी भी है विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, क्योंकि यहाँ पर तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं होगा। जी। तो ये 12 जो सीटें हैं ये तय करेंगी। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट के जरिए रेखा सरकार पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहे कि इन 8 महीनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने, जिस तरीके से दिल्ली को 10 सालों में संवारा था। तो अब यही 12 सीटें जो है, 12 सीटों के जो बाई इलेक्शन हैं ये तय करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है क्या अभी दिल्ली में। तो दिनेश, आगे हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबके बीच जो एक नाम है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है सौरभ भारद्वाज का नाम। सौरभ भारद्वाज भले ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और उनके शीर्ष नेतृत्व ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान सौंपी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी और अब उस जिम्मेदारी की अग्नि परीक्षा है और सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में ये पहला चुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष जो हैं सौरभ भारद्वाज, तो उनका ये पहला चुनाव है। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी उनके नेतृत्व में निभा रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि विपक्ष की जो नेता हैं आतिशी, उन्हें तो बहुत लंबा समय हो गया, हमने देखा कि दिल्ली में वो है नहीं और फिलहाल वो जो है गोवा में जो पंचायत के चुनाव हैं वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बना रही हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को वो चुनाव लड़वा रही हैं। तो अब ये देखना भी वैशाली बहुत अहम होगा कि इस बाई इलेक्शन में क्या आतिशी, क्या अरविंद केजरीवाल हमें दिखाई देंगे कि नहीं देंगे, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो पूरी तरीके से सौरभ भारद्वाज के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। और जिस तरीके से जो सेनापति होता है, जिसका काम होता है कि अपने राजा को युद्ध जितवाया जाए, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो नए सेनापति हैं सौरभ भारद्वाज,
तो उनके कंधों पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर जी। 2 कि आम आदमी पार्टी जो है इन 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होंगे, तो उसमें कहीं न कहीं अपनी जो लोकल लीडरशिप की जो स्ट्रेंथ है, जी। उसको भी टेस्ट करना चाहेगी। क्योंकि बाई इलेक्शन में मोस्टली जो पार्टीज़ होती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ चेक करती हैं, क्योंकि इन बाई इलेक्शन से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जो सत्ता होती है या सियासत होती है उस पर। तो कहीं न कहीं उसके लिए आपने देखा होगा, जब से नॉमिनेशन हुए हैं, तब से जो छोटी-छोटी बैठकें जो हैं हर वार्ड में जहाँ पर बाई इलेक्शन है, वहाँ के लोकल लीडरों के साथ वो मीटिंग्स की जा रही हैं, और उसमें हम बड़े चेहरों को नहीं देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी और के इस दिल्ली में बार फेस ये थे। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी यही रणनीति अपनाई है कि इस बार टॉप लीडरशिप इस निगम चुनाव में नजर नहीं आ रही है, और लोकल लीडरशिप के जो नेता है, जो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, रेखा गुप्ता वर्सेस सौरभ भारद्वाज का ये चुनाव होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा लीडर जो है इस चुनाव में जो है जाएगा। जी। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो आतिशी हो, तो पूरी तरीके से सौरभ भारद्वाज की ये पहली अग्नि परीक्षा होगी। और जिस तरीके से ऑपोजिशन की भूमिका सौरभ भारद्वाज ने निभाई है इन दिल्ली में 8 महीनों में, वो इन 8 वाकई महीनों में। काबिले तारीफ है, क्योंकि टाइमलाइन अगर देखें हम सौरभ भारद्वाज के अध्यक्ष बनने के बाद की, तो जब से सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है, उनका एक अलग ही अवतार नजर आ रहा है। बिल्कुल आक्रामक है वो, कभी ईडी को एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं, कभी केंद्र सरकार पे हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और इस बीच दिल्ली में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिन इंसिडेंट्स में बहुत ही आक्रामक अंदाज में सौरभ भारद्वाज नजर आए। तो एक सरसरी नजर उनके उन कामों पर कि जब से वो ऑपोजिशन लीडर भले ही आतिशी हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका फिलहाल सौरभ भारद्वाज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जी, और देखिए यही जो है वजह है कि जो पार्टी के बड़े लीडर हैं, जो फेस थे, जिनके नाम पे वोट पड़ते थे, तो वो उन्हें अब चिंता नहीं है। उन्हें पता है कि सौरभ भारद्वाज जिस तरीके का काम जो है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। तो सवाल अब यहीं से निकल कर आता है, तो ये सौरभ भारद्वाज की भी पहली अग्नि परीक्षा होगी। और सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से सियासत की है आम आदमी पार्टी के विपक्ष में जाने के बाद, तो ये 12 सीटों के जो रिजल्ट है वो ये तय करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष में किस तरीके की भूमिका उन्होंने अभी तक निभाई है। जनता को आम आदमी पार्टी विपक्ष की खेमे में किस तरीके से जनता जो है उन्हें देख रही है, उनकी जो विपक्ष की भूमिका है उसको पसंद कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो ये पूरा जो बाई इलेक्शन है 12 सीटों का, तो ये सौरभ भारद्वाज के ही इर्द गिर्द घूमेगा। और आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। और जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो यही है कि जो टिकट बंटवारा भी हुआ वो भी पूरा सौरभ भारद्वाज ने ही फाइनलाइज किया, उसमें बड़े नेताओं का कहीं कोई रोल नहीं था। और जब आप इन रिजल्ट जो ये टिकट अनाउंस हुई हैं आम आदमी पार्टी की, तो उनमें देखेंगी तो आप लोकल जो लीडर हैं, जो उसी वार्ड के हैं, जो जिन्हें लेकर अब तक ये कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में या उससे पहले एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी से आए हुए नेताओं को टिकट दे दिया, उनका जो अपना समर्थक था आम आदमी पार्टी का उसको टिकट नहीं मिला, इस वजह से फूट हुई। तो कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज ने जो नई टीम बनाई है, जितने जिला अध्यक्ष नए बनाए हैं, जितने बूथ अध्यक्ष नए बनाए हैं, जो नई टीम बनाई है, तो कहीं ना कहीं उसको साथ लेकर सौरभ भारद्वाज चल रहे हैं। एक तो उन्होंने ये मैसेज दिया है, दूसरा मैसेज सौरभ भारद्वाज ने ये इन बाई इलेक्शन में जो कैंडिडेट अनाउंस किए गए हैं, वो ये सौरभ भारद्वाज ने दिखाया और बतलाया है कि अब जो है आम आदमी पार्टी अपने जो समर्थक हैं, कोर कट्टर समर्थक हैं, उन्हें प्रायोरिटी देगी। और इन 12 सीटों पर एक ये प्रयोग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। अब देखना ही होगा कि इसका क्या फायदा मिलता है। इसका एक एग्जांपल ये भी है दिनेश कि जब पार्टी ने अपने 12 वार्डों पर कैंडिडेट्स अनाउंस किए, तो पार्टी के 6 बार के विधायक रहे शोएब इकबाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। और वजह निकलकर ये सामने आई कि उनके पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन सामने आई और आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर किया
किया कि शोएब इकबाल इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके किसी रिश्तेदार को बिल्कुल। चांदनी महल सीट से मैदान में उतारा जाए, और उन्हें नहीं उतारा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, उन्हें ही टिकट दी जाएगी। किसी और पार्टी से आए हुए किसी नेता को गिफ्ट के तौर पर ये टिकट नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि शोएब इकबाल ने नाराजगी से अपना इस्तीफा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर था कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड लेवल के ग्राउंड पर काम करने वाले कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जो है शुरू से ही जुड़े हुए हैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है। तो अभी जो शोएब इकबाल का आपने जिक्र किया और जो मैंने बताया आपको अभी कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को पूरा फ्री हैंड दिया है कि आप इस बाई इलेक्शन में जो प्रयोग आपको करना है, जो टेस्ट आपको करना है, आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी तरीके से बड़े नेताओं का भी कोई दबाव नहीं होगा। और ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि शोएब इकबाल जो 6 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, फिर आम आदमी पार्टी में वो आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके बेटे एमएलए हैं मटिया महल से। तो अब सोचिए आपकी जो है इतने कद्दावर नेता की भी इस छोटे से बाई इलेक्शन में एक सीट जहां पर वो अपना कैंडिडेट चाहते थे, वो सौरभ भारद्वाज ने डिनाई कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं अपनी टीम अपने तरीके से चलाऊंगा, उसमें मुझे आपका इंटरफेयर नहीं चाहिए। चाहे आप पार्टी छोड़ते हो, आप पार्टी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो अब जो है हार के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कई सबक लेती हैं। तो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की हार से ये सबक लिया है कि अगर आप अपने कोर समर्थक जो पार्टी के होते हैं, अगर आप उनको नजरअंदाज करेंगे तो वही समर्थक आपको चुनाव जिताता और हराता है। तो विधानसभा चुनाव में चाहे उसके फैक्टर हार जीत के कुछ भी रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि उन ग्राउंड पर उनके जो पुराने समर्थक रहे थे वो नाराज थे टिकट बंटवारे को लेकर। तो अब उनको अहमियत दी गई है। तो ये जो बाई इलेक्शन है 12 सीटों के, ये आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, तो ये बहुत हद तक तय करेगा कि सौरभ भारद्वाज की पॉलिटिक्स जो दिल्ली में है वो किस तरीके से काम कर रही है। जी बिल्कुल दिनेश, और सौरभ भारद्वाज के लिए हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि ये अग्नि परीक्षा है, और ये अग्नि परीक्षा काफी टफ इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि साल 2022 के जब निगम चुनाव थे तो ये जो 12 वार्ड खाली हुए हैं उनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी की थी। 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और महज 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए, सौरभ भारद्वाज के लिए रणनीति और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास एक मनोबल उनका इसीलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि साल 2022 में 9 सीटों पर उनकी जीत ऑलरेडी थी उन वार्डों से। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वो महज इन वार्डों में से सिर्फ 3 सीटों पर जीती थी और उसे इन 3 सीटों को तो जीतना है ही, साथ ही साथ 9 सीटों में बीजेपी को भी डेंट करने की जरूरत है और उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाने की जरूरत है। जी, वही बात है वैशाली कि आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि बीजेपी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि 9 सीटें जो पिछले चुनाव में, माफ कीजिएगा 2022 के जो चुनाव में बीजेपी ने जीती, तो उसको कैसे बरकरार रखना है, उन 9 सीटों को कैसे अपने पाले में डालना है, पहली चीज़। दूसरी ये कि ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अगर बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 3 से ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन की बात जो है वो बीजेपी के लिए और रेखा सरकार के लिए है। और यहाँ जो आम आदमी पार्टी जो है, इसीलिए पूरी रणनीति और पूरा फोकस जो है वो इस चीज़ पर है कि कैसे न किसी तरीके से बीजेपी की उन 9 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा डेंट किया जाए, क्योंकि उन 9 सीटों में से 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीता था। तो वहाँ खासकर उन सीटों पर ज़्यादा मेहनत की जा रही है और उन सीटों पर जो है इसी वजह से कैंडिडेट भी जो है बहुत सोच समझ कर दिया गया है कि अगर वो सीट उन सीटों में जो 6 या 7 सीटें जो बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी ने जीती, तो अगर वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत भी ना पाए, पर मार्जिन जो है वो कितना पिछली बार के चुनाव के मुकाबले कितना उस मार्जिन को आम आदमी पार्टी घटा सकती है, तो ये भी आम आदमी पार्टी की एक तरीके से जीती होगी।
जी हाँ दिनेश, और अगर साल 2022 की बात करें और अब इन 12 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, तो अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति देखी जाए तो किन सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूती है वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। क्योंकि साल 2022 में चांदनी महल सीट आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सीट थी जो सबसे बड़ी जीत निगम चुनाव की उस समय की रही थी। आले मोहम्मद इकबाल ने 17,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत हासिल की थी और ये उस दौरान चुनाव की सबसे बड़ी जीत भी रही थी। तो इस सीट पर तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मजबूती बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए 17,000 से जो ज़्यादा का मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तो ये सीट, और एक तो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, तो ये सीट तो नो डाउट जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर इस चुनाव में शायद उनकी निकल जाएगी। तो ये सीट तो कंफर्म है ही है। उसके बाद दूसरी सीट जो आम आदमी पार्टी ने 2022 में जीती थी, वो दक्षिणपुरी की सीट थी, जहां पर मार्जिन शायद 6,000 से ज़्यादा का जी था। बिल्कुल। तो 6,000 का मार्जिन पाटना भी, और प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए है कि जो उनके पार्षद थे वही विधायक बन गए, प्रेम चौहान। तो कहीं ना कहीं पार्टी देखती, नेता जो माफ़ कीजिएगा, जो जनता है वो देखती है कि भाई विधायक भी है हमारा आम आदमी पार्टी का, तो अगर पार्षद भी हमारा होगा तो शायद हमारी जो इलाके की समस्याएं हैं वो ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाई जाएंगी। उसके बाद विधायक अलग हो जाएगा और पार्षद अलग हो जाएगा, तो शायद वहाँ पर जनता के जो काम होते हैं छोटे छोटे विकास से जुड़े हुए, पार्षद और विधायक में आपसी मतभेद होंगे, तो उनके काम, तो यहाँ पर भी एज है आम आदमी पार्टी को। और तीसरी सीट जो है चांदनी चौक की, वहाँ पर पुनलदीप सिंह सहानी अगेन जो है विधायक है, और वो सीट जो है एज अ विधायक भी, एज अ पार्षद भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है, और वहाँ पर बीजेपी ने इस बार कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं दिया है। तो इस वजह से जो पिछली बार 2022 लेकिन यहाँ पर साल 2022 का जो मार्जिन है वो 1500 से भी कम वोटों का है जीत का, तो यहाँ पर भी सीट डगमगा सकती है क्योंकि जीत का जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं है। महज 1216 वोट से ही पूरनदीप सहानी साल 2022 में जीते थे। तो अब चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट पर जरूर बढ़ गया है। हाँ, तो पुनलदीप सिंह सहानी अब विधायक बन गए हैं, तो अगर जो वोटर है वो ये देखेगा कि भाई विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, तो अगर पार्षद भी आम आदमी पार्टी का रहेगा तो शायद कुछ ज़्यादा विकास हो पाएगा। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को एज, बाकी आपने सही कहा 1200-1500 का जो मार्जिन है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी है बीजेपी की, तो शायद सीट ऊपर नीचे हो सकती है। जी बिल्कुल। और इस बीच अगर हम बाकी के जो बचे हुए 9 वार्ड हैं उन पर नजर डालें तो उनमें भी 2 वार्ड ऐसे हैं दिनेश जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो 500 वोटों से भी बहुत ज्यादा कम था। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि वो वहां पर अपना जो कैंडिडेट है अगर वो मजबूत उतारती है तो यकीनन आम आदमी पार्टी को इन दोनों सीटों पर भी, इन दोनों वार्डों पर भी जीत मिल सकती है। अब वो वार्ड क्या है वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। देखिए अशोक विहार जो वार्ड है, जहां पर मात्र 156 वोटों से पिछली बार पूनम शर्मा जो है बीजेपी की पार्षद बनी थी, अब वो विधायक बन गई हैं। तो 156 जो वोट का मार्जिन है वो ये बताता है कि ये जो सीट है, और एक तो महिला सीट है ये, और पूनम शर्मा विधायक बन गई, और जब वो पार्षद का चुनाव लड़ी तो 156 सीट से चुनाव लड़ना ही बताता है। और 2022 में आम आदमी पार्टी ने कई गलतियां भी की थी, जो हमने इस डिस्कशन, इस आज के टॉपिक का जो हमारा हिस्सा रहा, जो हमने डिस्कस भी किया। अब वो गलती जो है दोहराई नहीं है आम आदमी पार्टी ने, और अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है जो लंबे समय से जुड़े रहे, तो शायद उसका फायदा इस सीट पर मिल सकता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को। इसलिए भी एज है क्योंकि सिर्फ 156 वोटों का अंतर था, तो ये सीट भी जो है इस पर आम आदमी पार्टी को एज है, ये सीट जीतने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही संगम विहार ए वार्ड भी ऐसा है जहां से चंदन कुमार चौधरी जो हैं साल 2022 में जीते थे, लेकिन उनकी जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 389 वोटों का है, जो कि 400 वोट भी इसके मार्जिन से भी वो नहीं जीते हैं। और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के लिए मौका है कि वो यहाँ पर बीजेपी को मात दे सकती है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को रणनीति अपनी मजबूत बनानी होगी। 3 वार्डों पर जहां पर वो पहले जीती है वहां पर तो चैलेंज है ही, लेकिन जो कमजोर वार्ड है बीजेपी के लिए उन पर भी आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि वहां वो जीत हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए अगला जो वार्ड है ग्रेटर कैलाश का, जो खुद सौरभ भारद्वाज का ही इलाका है, उनके जो विधानसभा है उसी का वार्ड है,
तो वहाँ पर जो डिफरेंस है 2600 से ज़्यादा का वोट का डिफरेंस है, तो ये कहीं ना कहीं टफ मुकाबला आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज के लिए भी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर उन्हें कुछ कमाल करना होगा, जी। लेकिन कितना कमाल कर पाएंगे वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि लेकिन यहाँ की जो पार्षद हाँ, हैं उन्हीं ने, शिखा राय ने ही सौरभ भारद्वाज को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस पार्षद को वहाँ की जनता ने विधायक बना दिया, तो अब जब उन्हीं के वार्ड में चुनाव है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को शायद ये ज़्यादा एज इस लिहाज से भी नहीं होगा, क्योंकि शिखा राय का एक अच्छा खासा दबदबा है अपने वार्ड में, और 2600 का मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है, तो यहाँ ये शायद जो है ये यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा एज होगा। जी हाँ, और इसी कड़ी में अगर अगले वार्ड की बात करें दिनेश, तो विनोद नगर वार्ड की बात करें, जहां से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं। हालांकि वो इस चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वहां के निगम पार्षद ने इस बार एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन साल 2022 में जब उन्होंने निगम चुनाव लड़ा था, हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी की, तो जीत का जो मार्जिन था वो 2311 वोटों का था। और निगम चुनाव में कहा जाता है कि 1500 का मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि छोटा चुनाव है, लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। और दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम है, चाहे वो सड़कों का मेंटेनेंस हो, नालों की सफाई हो और कूड़े से निजात दिलाना हो, इन सब मुद्दों पर निगम चुनाव में वोट करते हैं। और 2311 वोटों से बीजेपी साल 2022 में जीती थी। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये होप है, क्योंकि अब ये जो निगम पार्षद है, एक बार वो अब विधायक बन चुके हैं, तो स्ट्रांग होल्ड अब बीजेपी का इस सीट पर बनता जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने गीता रावत को टिकट दिया है। गीता रावत पर पहले ये पूर्व पार्षद भी रही हैं इसी वार्ड से, लेकिन उनके ऊपर आरोप भी कई लगे भ्रष्टाचार के, और घूस लेते हुए पकड़ी गई ऐसे भी, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे भी जो है आरोप उन पर हैं, तो कहीं ना कहीं, और यहाँ इस वजह से भी बीजेपी को कुछ ज्यादा एज है इस वाली सीट पर। जी बिल्कुल। और अगर बाकी के जो वार्ड बचे हैं, उनमें से मुंडका सीट पर गजेंद्र सिंह दलाल साल 2022 में जीते थे और उनकी जीत का मार्जिन काफी अच्छा था दिनेश, 9348 वोट से वो जीते थे। और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी का होल्ड इस सीट पर काफी ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। और 9000 का देखिए मार्जिन पाटना जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस सीट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही एज है, क्योंकि 9000 का मार्जिन है। जी बिल्कुल। और वहीं आगे बढ़ते हैं द्वारका भी वार्ड की तरफ। कमलजीत सहरावत, जो कभी निगम पार्षद होती थी, अब वो दिल्ली की सांसद बन चुकी हैं। और जब साल 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस दौरान भी तकरीबन 7000 के मार्जिन से वो जीती थी, 6877 वोट के मार्जिन से जीती थी, और जिसे भी एक बड़ी जीत बताया गया था। और इस सीट पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग होल्ड यहां पर भी है, क्योंकि देखिए 6000 से ज़्यादा वोटों से ये सीट जो है वो कमलजीत सहरावत ने जीती थी। अब वो सांसद बन गई हैं। द्वारका का विधायक भी जो है प्रद्युमन राजपूत, वो भी बीजेपी से हैं, तो विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का। अब सांसद के वार्ड में अगर बीजेपी हार जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जो वोटर है वो भी देखेगा कि भाई विधायक भी हमारा बीजेपी का है, सांसद भी हमारी बीजेपी के हैं, तो पार्षद भी बीजेपी का ही चाहिए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा एज है। जी। और अगले वार्ड की तरफ बढ़े तो वो है दिचाऊ कला, और दिचाऊ कला में भी एक अच्छी खासी जीत बीजेपी को मिली थी। 10,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से बीजेपी की नीलम जीती थी। और उस सीट के बारे में अगर बात करें तो क्या लग रहा है दिनेश? तो देखिए 10,000 का मार्जिन जो है वो तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है, ये तो पार्षद का चुनाव है, तो यहाँ पर क्लियर कट जो है नो डाउट बीजेपी को बहुत ज्यादा एज है इस सीट पर। जी बिल्कुल। और नारायणा की बात कर लेते हैं। नारायणा में उमंग बजाज थी, जो कि साल 2022 में 3700 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस सीट पर क्या लग रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि ये जो 9 वार्ड है दिनेश, इन 9 वार्डों पर जो जीत का मार्जिन है वो 5000 से ज्यादा है। कई सीटों पर बहुत कम सीट ऐसी है जो 2500 3000 के मार्जिन से जीती हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें रहा है कि 5000 से ज्यादा वो मार्जिन से ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी। देखिए बाई इलेक्शन में एक तो जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में उसे फायदा होता ही होता है, और यहाँ पर तो क्या है कि 3000 का मार्जिन है, तो 3000 का मार्जिन भी निगम के चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और ये उमंग बजाज जो है विधायक भी बन गई हैं,
तो इस लिहाज से भी जो है यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा एज है, क्योंकि वोटर अगेन वही डायनेमिक्स देखेगा कि विधायक हमारा बीजेपी का है, सांसद भी हमारा बीजेपी का है, तो पार्षद भी बीजेपी का होगा, तो हमारा एरिया का ज़्यादा विकास होगा। इस लिहाज से यहाँ पर भी बीजेपी को ज़्यादा एज है। और इन वार्डों में जो आखिरी वार्ड है वो है शालीमार बाग का वार्ड, जो कि खुद रेखा गुप्ता का इलाका है। रेखा गुप्ता वहां से विधायक है और साल 2022 में काफी अच्छी मार्जिन के साथ वो निगम पार्षद चुनी गई थी और तकरीबन 7,990 वोट के मार्जिन से वो जीती थी। और अब जैसे हम बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज के लिए अग्नि परीक्षा है, कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा रेखा गुप्ता के लिए है, क्योंकि उन्हें अपना वार्ड तो जीतना ही है, साथ ही साथ ये जो बाकी के 11 वार्ड बचे हुए हैं उन पर भी एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में जो 8 महीने का वक्त रेखा गुप्ता सरकार का बीत गया है, तो अब उनके पास मौका है सरकार को टारगेट करने का। देखिए, सीएम का वार्ड है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए बीजेपी सारे 11 वार्ड जीत गई और यहाँ पर हार गई, तब भी बीजेपी की कहीं ना कहीं हार ही होगी और आम आदमी पार्टी इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी। तो सीएम का वार्ड है तो जनता जो है बहुत कुछ चीज़ों को जोड़ घटा करके भी देखती है, तो सीएम के वार्ड में मुश्किल ही है कि यहाँ पर बीजेपी शायद हारे, तो यहाँ पर भी इस लिहाज से बीजेपी को ज़्यादा एज है। तो दिनेश, इन 12 वार्डों पर चुनावी तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस चुनाव, ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है एमसीडी की 12 वार्डों पर, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है अगले साल होने वाले मेयर चुनाव के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो अपना मेयर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो एक मौका देना चाहती है जहां पर 3 ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बीजेपी की है। तो इस लिहाज से जनता के जो काम पहले अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग सरकार होने के चलते नहीं हो पाते थे और ब्लेम गेम चलता था, वो ब्लेम गेम दिल्ली में बंद हो और पूरी तरीके से जवाबदेही जो है वो बीजेपी की हो। तो इस लिहाज से पहले ही इस साल जो मेयर चुनाव हुआ था वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया था। लेकिन इन 12 सीटों की हार जीत का क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये तो एक बयान था जो आम आदमी पार्टी ने दिया। उसके पीछे असल गणित ये था कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर जो है था ही नहीं, नंबर गेम, और चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती, फजीयत होती, टीवी पे या सोशल मीडिया पर हेडलाइन बनती कि भाई इतने वोट मिले आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को इतने मिले, आम आदमी पार्टी इतने वोट से हार गई। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। अब अगर मान लीजिए अगले साल मेयर चुनाव होता है तो इन 12 सीटों का असर देखिए, ये अगर इस स्थिति को समझें, नंबर गेम को समझें, तो अब फिलहाल जो है वो बीजेपी के पास 116 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 98 पार्षद हैं। अब जो नई पार्टी बनी थी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जो मुकेश गोयल ने बनाई, उसमें 15 पार्षद हैं, यानी इससे पहले 116 बीजेपी के और 113 पिछले साल जो मेयर चुनाव से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें तो 113 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास थे। बहुत नेक टू नेक लड़ाई थी, लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव हुआ तो 15 पार्षदों ने पार्टी तोड़ ली, तो आम आदमी पार्टी के पास 98 पार्षद बच गए और यही मेन रीजन था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव मेयर का नहीं लड़ा। तो अब क्या है 98, और अगर ये 12 सीटें, और मैं कह रहा हूँ 12 की 12 भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तब भी 110 होता है। 110, अब बीजेपी के पास 116 पार्षद हैं और उन्हें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो है उसका भी सपोर्ट है, तो कुछ ज्यादा असर जो है वो नहीं होने वाला है। और कांग्रेस ने तो साफ तौर पर अलायंस पिछली बार भी नहीं किया था, कांग्रेस ने तो अपना मेयर कैंडिडेट खड़ा किया था। जी 8 पार्षद होने के साथ कांग्रेस ने, और कांग्रेस के मनोबल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता था उनकी जीत बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटे और 8 पार्षदों के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो यही जो है यही सिंबॉलिक की लड़ाई होती है। नंबर गेम तो बीजेपी के पास भी नहीं था जब आम आदमी पार्टी के 2 मेयर बने, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी ने जो है चुनाव लड़ा। अब जो है इन 12, हाँ ये हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के जो 15 पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जिन्होंने अपनी एक नई अलग पार्टी बना ली,
अब अगर उनमें से किसी का मन बदलता है, जिसको अंतरात्मा की आवाज आजकल कहते हैं, और अगर वो उनमें से कुछ पार्षद दोबारा आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं और इन 12 में से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती है, जिससे जो नंबर गेम है, जो नंबर है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी को लेवल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर चांस बनते हैं आम आदमी पार्टी के अगले साल मेयर बनाने के, क्योंकि उसमें फिर कांग्रेस के कुछ पार्षद हैं जो शायद समर्थन देकर वो सरकार मेयर बनवा दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है बीजेपी से है और कांग्रेस की भी लड़ाई बीजेपी से है, तो यहाँ पर कुछ स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसा शायद ये ख्याली पुलावी हैं, सियासी चकल्लस के लिए ठीक है, लेकिन इस समय जो है उससे कुछ फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि 2027 में फिर एमसीडी के चुनाव हैं। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि अब फुल फ्लेजेड जो पावर है बीजेपी के पास रहनी चाहिए, क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी का मान लीजिए अगर बन भी गया अगली साल कोई भी सियासी गुनागणित को मिलाकर, तो फिर वही ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि भाई मेयर इनका है, इस वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और अब तक ये देखा भी गया है कि निगम की किसी और की सत्ता, और अब तक यही रहा दिल्ली जी में। बिल्कुल। और बीते कुछ वक्त में, मतलब अब पहली बार ऐसा है दिल्ली में जब निगम की सत्ता में बीजेपी है, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी है, विधानसभा में और केंद्र में भी बीजेपी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और यही कहती भी आ रही है आम आदमी पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को एक मौका तो दिया जाए, ताकि हम उन पर सवाल खड़े किए जा सके कि आखिरकार दिल्ली के काम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि अब तो केंद्र में, विधानसभा में और निगम में, तीनों जगह दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। और अब आने वाला जो इन 12 सीटों पर एमसीडी की उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किनके वादों पर और किनके कामों पर वोट डालेगी। आपको बता दें कि 30 नवंबर को इन 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, वोटिंग की जाएगी और 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि इन 12 वार्ड में से कितने वार्ड कौन सी पार्टी जीतती है। फिलहाल सियासी संवाद के इस एपिसोड में बस इतना है। मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।